लर्नर्स, पहले भाग में हमने एरोमेटिसिटी, क्रेग रूल्स और फ्रॉस्ट सर्कल रूल की सहायता से जाना कि किस प्रकार से हम एरोमेटिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लर्नर्स, इस लेक्चर के इस भाग में हम बेंजाइन किस प्रकार से एरोमेटिक है, क्यों हम बेंजाइन को कहते हैं कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, और इसके अलावा हम एन्युलिन्स, एरोमेटिसिटी इन एन्युलिन्स, एरोमेटिसिटी इन एज्यूलिन्स और होमो एरोमेटिसिटी किसे कहते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लर्नर्स, एरोमेटिसिटी इन बेंजाइन, बेंजाइन क्या होती है? लर्नर्स, बेंजीन से ही बेंजाइन को डिराइव्ड करा हुआ है। आप देखिए स्लाइड में बेंजीन का स्ट्रक्चर है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा जो एक बॉन्ड है वहां 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, राइट। सो बेंजाइन में टोटल नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड होते हैं 4 पाई बॉन्ड होते हैं। सो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेंजाइन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो बेंजीन से डिराइव्ड होता है। लर्नर्स, व्हाई बेंजाइन इज एरोमेटिक? बेंजाइन एरोमेटिक क्यों है? यहां तो 4 पाई बॉन्ड है। लर्नर्स, जो इंटरनल पाई बॉन्ड है वही पाई बॉन्ड डीलोकेलाइजेशन में पार्ट लेता है। स्थानांतरण जो बेंजीन रिंग में होता है केवल इंटरनल पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही स्थानांतरण होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह हकल्स रूल्स को फॉलो करता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को यह फॉलो करता है। अब आप देखिए यहां जो एक अलग से जो पाई बॉन्ड है, जो 4th पाई बॉन्ड है, वह पाई बॉन्ड उसके p ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग हो जाती है उनकी रिंग से बाहर। लर्नर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो 4th पाई बंद है, पाई बॉन्ड है, उसका जो p ऑर्बिटल्स है उसकी रिंग से बाहर ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग आउटसाइड ऑफ द रिंग। यही कारण है कि बेंजाइन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज है और जो बेंजीन से डिराइव्ड होता है। और इस बेंजाइन में केवल जो इंटरनल पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वही इंटरनल पाई इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर के पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वही स्थानांतरण में, वही डीलोकेलाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। इसलिए यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और यह 4n+2 पाई हकल्स रूल्स को फॉलो करते हैं। लर्नर्स, आगे हम इस देखेंगे एरोमेटिसिटी, एन्युलिन किस प्रकार से एरोमेटिसिटी दिखाते हैं, और हिट्रो एन्युलिन्स क्या होती हैं, और किस प्रकार से हिट्रो एन्युलिन्स भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, और एज्यूलिन्स एरोमेटिक किस प्रकार से हम एज्यूलिन को कहते हैं, कह सकते हैं कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है। सो एरोमेटिसिटी इन एन्युलिन्स। लर्नर्स, एरोमेटिसिटी के पहले भाग में हमने समझा था कि एन्युलिन्स क्या होते हैं। जितने भी क्लोज्ड रिंग होती है, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, उन्हें हम एन्युलिन्स कहते हैं। लेकिन लर्नर्स, वह सब फुली कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। उन सभी फुली कॉन्जुगेटेड साइक्लिक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम एन्युलिन्स कहते हैं, और हम रिप्रेजेंट करते हैं जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, उस टोटल नंबर ऑफ कार्बन को हम एक ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हम उसको एन्युलिन से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर देखिए, यह एक साइक्लिक कंपाउंड है जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें 8 कार्बन है, तो हम कहेंगे इसको 8 एन्युलिन। सो लर्नर, यह एक तरीका है जिसे हम एन्युलिन को मेंशन करने में या लिखने में या शो करने में हम यूज करते हैं। अब हम देखें कि 8 एन्युलिन इज एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। यह अगर आप 4n रूल्स प्लस 2 रूल्स या हकल रूल्स को अप्लाई करते हैं तो दिस इज नॉट एरोमेटिक। लेकिन अगर हम 4n रूल को यहाँ अप्लाई करते हैं, उस 4n रूल के द्वारा हम देख सकते हैं ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं लर्नर्स। लेकिन साइक्लोऑक्टाटेट्राएन एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि अभी हमने फ्रॉस्ट सर्कल की सहायता से हमने जाना कि
इस मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन होने के कारण जो एक ही इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में है उसके कारण यह अनस्टेबल होता है, और एंगल स्ट्रेन होने के कारण यह मॉलिक्यूल्स अपना आकार बदल लेता है। एक टफ शेप में चेंज होने के कारण इट लूजेस इट्स प्लेनैरिटी, इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर समाप्त हो जाता है और यह एक नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। सो आप देखिए यहाँ जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आप देख सकते हैं, जो क्रॉस है ये एक एंगल स्ट्रेन के कारण है। सो इस प्रकार साइक्लोऑक्टाटेट्राईन या 8 एन्युलीन हमेशा आप याद रखिएगा लर्नर्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है। लर्नर्स यहाँ 8 एन्युलीन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड एंगल ऑक्टागन इज 135 डिग्री। जो एक एंगल स्ट्रेन अगर आपको याद है, कार्बन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है 120 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ जो पॉलीगॉन में है, जो ऑक्टागोन में है, वो 135 डिग्री। सो एंगल स्ट्रेन होने के कारण यह रिंग एंगल स्ट्रेन को बियर नहीं कर पाती, इस प्रकार इसकी प्लेनैरिटी खत्म हो जाती है। सो प्लेनर स्ट्रक्चर चेंज टू अवॉइड एंगल स्ट्रेन। सो प्लेनर स्ट्रक्चर को अवॉइड करने के लिए यह एंगल स्ट्रेन को अवॉइड बियर नहीं कर पाता, इसलिए नॉन प्लेनर या असममित स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, और इसीलिए यह ऑक्टागन साइक्लोऑक्टाटेट्राईन एल्कीन जैसे बिहेव करता है, और एल्कीन जैसे बिहेव होने के कारण ये जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है, वह सभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को योगज अभिक्रियाओं को देता है। सो लर्नर इसी कारण यह एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है। लर्नर्स, इस ऑक्टागोन को किस प्रकार से हम एरोमेटिक कंपाउंड में बदल सकते हैं? अगर यह ऑक्टागोन एरोमेटिक कंपाउंड्स में बदलता है, इस करेक्टर को हम बोलते हैं होमो एरोमेटिसिटी। लर्नर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है होमो एरोमेटिसिटी। अभी हमने देखा कि ये ऑक्टागोन साइक्लोऑक्टाटेट्राईन जो एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर इससे हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, सो एक कार्बन यह sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में चेंज हो जाता है और इट मूव्स आउट ऑफ द प्लेन। आप देखिए कार्बन नंबर जो 1 और 7 के बीच में जो कार्बन है, 8th कार्बन है, आप एक ब्रिज्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, और इस प्रकार ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में चेंज हो जाता है। लर्नर्स, अगर हम इस साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आप देखिए इन सभी स्ट्रक्चर में एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका अर्थ है जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है, जो 6 इलेक्ट्रॉन है, उनका डिस्प्लेसमेंट केवल 7 कार्बन के बीच में ही होता है। सो यहाँ जो 8th कार्बन है वह आउट ऑफ द प्लेन है, और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से यह पता चला है कि यह डी शील्डेड इफेक्ट दिखाता है। सो इसके कारण इस मॉलिक्यूल में होमो एरोमेटिसिटी के कारण यह साइक्लोऑक्टाटेट्राईन कैन कन्वर्ट इनटू एरोमेटिक कंपाउंड। सो लर्नर्स, जो पॉजिटिव चार्ज है वह मूव करता है बिटवीन द 7 कार्बन एटम। जो कार्बन होमो एरोमेटिसिटी के कारण आउट ऑफ द प्लेन जाता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, मीट इन अ प्लेन, जो कॉन्जुगेशन इज इंटरप्टेड बाय sp3 कार्बन एटम। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड होमो एरोमेटिसिटी। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं होमो एरोमेटिसिटी, जिसमें एक कार्बन आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो जाता है, और कार्बन विच इज आउट ऑफ द प्लेन शोज डी शील्डिंग इफेक्ट। लर्नर्स, 10 एन्युलिन्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 10। सो आप देखिए कि यह जितने भी संरचनाएं हैं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, 10 एन्युलिन के स्ट्रक्चर है, बोट शेप, ट्विस्ट शेप
और एक स्ट्रक्चर है नेप्थलीन लाइक स्ट्रक्चर, एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर, एक एजुलिन लाइक स्ट्रक्चर। सो अब हम देखेंगे कि एनुलिन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अगर हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 5, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। लेकिन लर्नर यह एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ऑलवेज रिमेंबर, आप हक्कल्स रूल्स पर नहीं जाइएगा। इस केस में हक्कल्स रूल्स की अकॉर्डिंग दिस 10 एनुलिन इज एरोमेटिक। लेकिन लर्नर अभी हमने देखा देयर इज अ एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन के कारण यह रिपल्शन होता है इंटरनल हाइड्रोजन में, और उस रिपल्शन के कारण यह मॉलिक्यूल ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट होने के कारण क्या होगा, यहाँ प्लैनैरिटी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल साइक्लिक, फुली कॉन्जुगेटेड। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। तो प्लेनरिटी जैसे ही लॉस्ट होगी, मॉलिक्यूल शुड बी नॉन एरोमेटिक। सो इट इज नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। यह पकर्ड रिंग में चेंज हो जाता है। पकर्ड रिंग इज अ रिंग विच कैन बेंड, विच कैन क्रीज, विच कैन फोल्ड। सो ड्यू टू पकर्ड रिंग के कारण यह 10 एनुलिन इज नॉन एरोमेटिक। सो रिंग स्ट्रेन destabilized all planes geometry. Learners, अगर if that एनुलिन जो ब्रिज है इज रिप्लेस्ड बाय दैट द स्ट्रक्चर इन 10 एनुलिन ब्रिज्ड, अगर एनुलिन होती है, राइट, 2 इंटरनल हाइड्रोजन ऑफ 10 एनुलिन इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइलिन। अगर हम जो इंटरनल हाइड्रोजन है जिसके कारण 10 एनुलिन नॉन एरोमेटिक हो जाता है रिपल्शन के कारण, अगर हम उन इंटरनल हाइड्रोजन को किसी ब्रिज से रिप्लेस कर दे, मिथाइलिन ब्रिज से रिप्लेस कर दे, उस रिप्लेसमेंट के कारण इट प्रिवेंट्स स्ट्रेन, जो एंगल स्ट्रेन होगा या रिंग स्ट्रेन होगा वो प्रिवेंट होगा, और फिर से यह मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा और फ्लैट ज्योमेट्री हो जाएगी इस मॉलिक्यूल्स की, और यह मॉलिक्यूल एरोमेटिक कंपाउंड्स में चेंज हो जाएगा। सो आप देखिए यह 10 एनुलिन, 9, 10 मीथेन, 10 एनुलिन। सो एक ब्रिज हमने यहाँ दिखाया है, दैट इज मिथाइलिन ब्रिज। ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, प्लेनर, और इस ब्रिज्ड मॉलिक्यूल में, इस ब्रिज्ड 10 एनुलिन में यह हक्कल्स रूल को फॉलो करता है। तो यह एक बहुत ही ध्यान पूर्वक आप देखिएगा, ध्यान देने योग्य पॉइंट है। ये बात है कि अगर हम एनुलिन्स के इंटरनल हाइड्रोजन को किसी ब्रिज से रिप्लेस करते हैं, यह ब्रिज मिथाइलिन ब्रिज भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। आप देखिए मिथाइलिन ब्रिज को हमने यहाँ पर नाइट्रोजन से रिप्लेस करा हुआ है, ऑक्सीजन से रिप्लेस करा हुआ है। सो यह 9, 10 ऑक्सा, 10 एनुलिन, यह साइक्लिक, प्लेनर एंड फॉलो हक्कल्स रूल्स। इसी प्रकार हमने यहाँ नाइट्रोजन से रिप्लेस करा हुआ है मिथाइलिन इंटरनल हाइड्रोजन को, दैट इज 9, 10 एजा, 10 एनुलिन। यह एरोमेटिसिटी को शो करता है, हक्कल्स रूल्स को फॉलो करता है। लर्नर्स, नाउ 12 एनुलिन्स। एनुलिन्स आपको जैसे बताया कि जितने भी मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम एनुलिन्स बोलते हैं। सो यह एक क्लोज्ड मोनो, एक ही रिंग है, क्लोज्ड साइक्लिक कंपाउंड्स, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन है इस रिंग में 12, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट 12 एनुलिन, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं 12 एनुलिन। सो लर्नर्स, इज दिस 12 एनुलिन इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक? लर्नर्स, 12 एनुलिन एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, क्योंकि यहाँ जो इंटरनल रिपल्शन है हाइड्रोजन के बीच वह 0 है। सो ये इंटरनल हाइड्रोजन है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से फाइंड आउट हुआ है कि ये डी शील्डेड हाइड्रोजन है, और जो आउटर मोस्ट पेरिफेरल हाइड्रोजन है वह दैट आर शील्डेड इन आउटर रीजन। सो इंटरनल हाइड्रोजन
डीशील्डेड, आउटर हाइड्रोजन शील्डेड, और यह पैराट्रॉपिक करंट को शो करता है। लर्नर्स, इसी कारण 12 एन्युलिन इज एंटी एरोमेटिक। नाउ 14 एन्युलिन्स, नंबर ऑफ कार्बन इन दिस मोनोसाइक्लिक रिंग इज 14, सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं 14 एन्युलिन्स। लर्नर्स, 14 एन्युलिन्स में भी जो इंटरनल हाइड्रोजन है उनका रिपल्शन है और रिंग इज नॉन प्लेनर, इसी कारण 14 एन्युलिन इज नॉन एरोमेटिक। सो ऑल आउटर हाइड्रोजन आर सिस, इंटरनल हाइड्रोजन शोज रिपल्शन, प्रतिकर्षण दिखाते हैं इंटरनल हाइड्रोजन, और यहाँ एंगल स्ट्रेन होने के कारण जो 14 एन्युलिन है वह नॉन प्लेनर है और नॉन एरोमेटिक है। यह हमने दिखाया कि अगर हम 14 एन्युलिन से 2 हाइड्रोजन को, इंटरनल हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, सो लर्नर यह 14 एन्युलिन बिकम्स एरोमेटिक कंपाउंड। ऑलवेज रिमेंबर, आप देखिए एक नीचे यहाँ पे जैसे ही हमने 2 इंटरनल हाइड्रोजन को रिमूव करा, वी गेट अ 3 बॉन्ड ओवर हियर। इसके कारण यह 14 एन्युलिन बिकम्स एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऑल द पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स पार्ट इन डीलोकेलाइजेशन एंड जो 2 इंटरनल हाइड्रोजन है वह नॉन रिपल्सिव हाइड्रोजन होते हैं। लर्नर्स, अगेन अगर हम इंटरनल हाइड्रोजन को, 2 इंटरनल हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसी ब्रिज से, वो ऑक्सीजन ब्रिज भी हो सकती है, वह सल्फर ब्रिज, नाइट्रोजन ब्रिज या मिथाइलिन ब्रिज, उस केस में भी, उस अवस्था में भी यह मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी को शो करता है। लर्नर्स, यह 16 एन्युलिन्स है। 16 एन्युलिन्स में आप देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 16। यह एक मोनोसाइक्लिक रिंग है लेकिन जो नंबर ऑफ कार्बन है वह 16 है। सो यह साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर, एंड जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यह डीलोकेलाइजेशन में पार्ट लेंगे। सो लर्नर्स, यहाँ 4n सिस्टम फॉलो होगा। तो 4n सिस्टम के आधार पर हम यहाँ फॉलो करें, बिकॉज यह इंटरनल जो हाइड्रोजन है वह नॉन रिपल्सिव हाइड्रोजन है। दे आर सिचुएटेड एट मोर डिस्टेंस। सो जितने भी इंटरनल हाइड्रोजन, उनका डिस्टेंस काफ़ी है, उनकी जो वन डेर वाल फोर्सेस है उनमें रिपल्शन कम है, जिसके कारण 16 एन्युलिन इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। आप देखिए 4 इंटरनल हाइड्रोजन विल नॉट इंटरफेयर इन delocalization and internal hydrogen is deshielded while peripheral hydrogen is shielded. So यह एंटी एरोमेटिक होने के कारण पैराट्रॉपिक करंट को शो करता है। लर्नर्स, यह 18 एन्युलिन का उदाहरण है। यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ 18 कार्बन है, इसलिए इसको कहा गया है 18 एन्युलिन। 18 एन्युलिन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। लर्नर्स, वह साइक्लिक, प्लेनर, फुली कॉन्जुगेटेड और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, उस हकल्स रूल्स का पालन करता है, क्योंकि 18 एन्युलिन से उसका साइज बड़ा होने के कारण जो इंटरनल हाइड्रोजन है वह इंटरैक्ट नहीं करते हैं और इंटरेक्शन ना होने के कारण यहाँ प्रतिकर्षण 0 होता है, नो रिपल्शन। इसके कारण ही 18 एन्युलिन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो एरोमेटिसिटी, 18 एन्युलिन की एरोमेटिसिटी NMR से भी कंफर्म्ड हुई है। जितने भी पेरिफेरल प्रोटॉन है वह डीशील्डेड रीजन में आते हैं और इंटरनल प्रोटॉन्स आर हाईली शील्डेड। सो लर्नर, जितनी भी हायर एन्युलिन्स होती है, ऑलवेज रिमेंबर ऑल हायर एन्युलिन्स, जितने भी बड़े आकार के एन्युलिन्स होते हैं, डू नॉट हैव स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू इंटरनल प्रोटॉन विल नॉट इंटरफेयर। सो इसके कारण यह प्लेनर, साइक्लिक, फुली कॉन्जुगेटेड, अनइंटरप्टेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और यह मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक
नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। आप 20 एन्युलिन का स्ट्रक्चर देखिए। 20 एन्युलिन इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, इट फॉलो 4N रूल। लेकिन अगर हम 22 एन्युलिन की बात करते हैं, सो 22 एन्युलिन्स इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, इट फॉलो 4N+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिमिलरली इसी प्रकार 24 एन्युलिन यह इंटरनल जो हाइड्रोजन है उनका रिपल्शन नहीं है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स पार्ट इन डीलोकलाइजेशन। उसके आधार पर जितनी भी बड़ी एन्युलिन्स है, बिगर साइज के एन्युलिन्स है, which are having more number of carbon atom can be aromatic, anti-aromatic और non-aromatic। So उसी के बेस पर जो 24 एन्युलिन है वह एक एंटी एरोमेटिसिटी को शो करता है। इसी प्रकार 26 एन्युलिन यह हक्कल्स रूल्स को फॉलो करती है और यह एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। यह क्वेश्चंस लर्नर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइंड आउट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो लर्नर आप पहले स्ट्रक्चर में देखिए, ये ब्रिज्ड है, ब्रिज्ड मॉलिक्यूल है, द ब्रिज्ड इज आउट ऑफ द प्लेन। दूसरे स्ट्रक्चर में आप देखिए नॉन एरोमेटिक, पहला स्ट्रक्चर एरोमेटिक है क्योंकि जो ब्रिज है वो आउट ऑफ द प्लेन है, कैन नॉट टेक पार्ट्स इन डीलोकलाइजेशन। दूसरे स्ट्रक्चर में आप देखिए जो ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम या इंटरनल रिपल्शन होने के कारण यह मॉलिक्यूल पकर्ड हो जाता है, रिंग ट्विस्ट हो जाती है, जिसके कारण यह नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाता है। लर्नर ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसमें हमें बताना है कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आप फाइंड आउट कीजिए। पहला स्ट्रक्चर देखिए लर्नर्स, पहले अगर हम इस रिंग को रिएक्ट करते हैं किसी भी लुईस बेस से, सो लुईस बेस Cl को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एंड यहाँ पर वी गेट अ पॉजिटिव चार्ज। सो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हमें ये साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, तो इस साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन में आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके कारण यह एरोमेटिसिटी में परिवर्तित हो जाता है, यह मॉलिक्यूल एरोमेटिक कंपाउंड है। सो लर्नर्स इसके आधार पर इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि वह एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। इसी प्रकार यह एक पेंटा 5 मेंबर्ड रिंग है। जैसे ही Br को AlCl3 के साथ लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, इट कन्वर्ट इनटू पेंटा डाइइनाइल कैटायन, तो यहाँ एंटी एरोमेटिक में। सो यह एग्जाम्पल आप देखिए, इन सभी एग्जाम्पल में यह एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, यह एरोमेटिक कंपाउंड है। और लर्नर्स एक अन्य प्रकार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अरेंज इन इंक्रीजिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इनका आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना है। सो बी आप देखिए एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि वहाँ इंटरप्टेड p ऑर्बिटल है, एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसी प्रकार C एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। सो लर्नर जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 स्टेबिलिटी के। सो एरोमेटिक कंपाउंड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा, देन होमो एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वह हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत कम दिखाते हैं। एक अन्य प्रकार का जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वह अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर pKa वैल्यूज। सो लर्नर्स इनमें इन सभी उदाहरणों में हमें पहले देखना है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। उसी के आधार पर हम निकाल सकते हैं pKa वैल्यूज। तो pKa वैल्यूज प्रोपोर्शनली 1 द एसिडिक स्ट्रेंथ। सो एसिडिक स्ट्रेंथ के आधार पर हमें पता चल सकता है कि वह मॉलिक्यूल कितना उसका एसिडिक करेक्टर है। एंड लर्नर्स लास्ट पार्ट ऑफ दिस टुडेज लेक्चर इज हेट्रोएन्युलिन्स। हेट्रोएन्युलिन्स में कोई भी एक कार्बन हेट्रो एटम से रिप्लेस्ड हो जाता है। तो आप ये देखिए, एक ये 13 एन्युलिन है, एक कार्बन ऑक्सीजन से रिप्लेस्ड होने के कारण
यह साइक्लिक, प्लेनर, फुली कॉन्जुगेटेड और इट फॉलो द हक्कल्स रूल्स। इसी प्रकार एक यह 17 एन्युलिन है। इस एन्युलिन में एक कार्बन ऑक्सीजन से रिप्लेस्ड हो गया। यह ऑक्सा 17 एन्युलिन भी एरोमेटिक एन्युलिन है। सो जितने भी हेट्रो एन्युलिन्स होते हैं लर्नर्स, ऑल आर एरोमेटिक इन कैरेक्टर। लेकिन लर्नर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम उस नाइट्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन या जितने भी हेट्रो एटम को अगर हम हाइड्रोजन एटम से जोड़ते हैं तो वह जैसे आप देखिए यहाँ नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन, तो यहाँ नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो जाता है, जिसके कारण यह इंटरप्शन पाई ऑर्बिटल इंटरप्शन, जो कार्बन है जो नाइट्रोजन है ये इंटरप्टेड इस मॉलिक्यूल को इंटरप्शन हो जाता है उसमें प्लेनैरिटी में। सो इस प्रकार यह नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाता है। सो व्हेन हेट्रोएटम इज प्रोटोनेटेड इट बिकम्स नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। लर्नर्स, आज के इस भाग में हमने एक जो एन्युलिन्स है किस प्रकार से अलग अलग एन्युलिन्स एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करते हैं और होमो एरोमेटिसिटी क्या होती है यह हमने अनेक एग्जाम्पल्स की सहायता से देखा। इसी प्रकार हेट्रो एरोमेटिस एन्युलिन्स में किस प्रकार से हेट्रो एन्युलिन्स एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करते हैं, लेकिन जब हेट्रोएटम प्रोटोनेटेड होता है किस प्रकार से वह नॉन एरोमेटिसिटी में चेंज हो जाता है। लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स टू CEC for providing me this platform, and I hope you have to able to understand this lecture. Thank you.